हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें मैंने दो ध्रुवीयता का अंत जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको लिया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो दो ध्रुवीयता का अंत जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग दो ध्रुवीय विश्व का अंत किस प्रकार से हुआ उसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो दो ध्रुवीयता का मीनिंग सबसे पहले समझते हैं कि दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। दो ध्रुवीयता का समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो राष्ट्रों की बात की जाती है, दो राज्यों की हमारी बात की जाती है। इसमें हमारा यूएसए और यूएसएसआर शामिल है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है। एक ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, जिसमें एक राष्ट्र की प्रधानता होती है। ठीक है, एक राष्ट्र की सत्ता की प्रधानता होती है और किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होती। एक राष्ट्र में जो हमारा एक ध्रुवीय विश्व होता है, उसमें सिर्फ हमारी एक ही प्रतिस्पर्धा होती है। वो अपने आप से कंपटीशन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी और से करे। ठीक है, तो वो यूएसए है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि दो ध्रुवीयता का अंत जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आपकी बुक का जो सबसे शुरुआती में जो लिखा हुआ है पॉइंट जो आपका होगा, वो है आपका बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार के बारे में अगर हम लोग जानकारी ले, तो बर्लिन की दीवार एक विभाजन का प्रतीक था पूंजीवादी और साम्यवादी विचारकों के बीच में। ठीक है, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारकों के बीच में बर्लिन की दीवार जो था एक विभाजन का प्रतीक था। इसके अलावा ये जो बर्लिन की दीवार है, उसको 1961 में पूर्वी जर्मनी की सरकार के द्वारा बनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये दीवार है। ये जो दीवार है 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। ये जो दीवार थी ये 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। ठीक, लास्ट में जाकर पूर्वी जर्मनी की आम जनता इसे 9 नवंबर 1989 को गिरा देती है, जिसके कारण अगर दीवार गिरेगी तो जर्मनी का तो एकीकरण होगा ना, क्योंकि ये पूर्वी जर्मनी इस साइड, पश्चिमी जर्मनी इस साइड, ऐसा समझो। ठीक है, इस साइड पूरब है, इस साइड पश्चिम है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि अगर दीवार ही गिर जाएगा तो जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, जर्मनी एक हो जाएगा। अब अगर हम लोग सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली 1917 में रूस में एक क्रांति होती है। उसके बाद सोवियत संघ जो होता है वो अस्तित्व में आता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके साथ साथ साम्यवाद के आदर्श को इसमें अपनाने की बात की जाती है। पूंजीवाद का विरोध किया जाता है, पूंजीवाद का खुलकर विरोध किया जाता है। निजी संपत्तियों का भी खुलकर विरोध किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन का तो यही चीज हुआ ना, सेम वही बात हुआ है ना। इसके अलावा साम्यवादी के आदर्श को अपनाने की तरफदारी की जाती है, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा फिर यूएसएसआर सामने आता है। यूएसएसआर का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक होता है। इसका फुल फॉर्म मतलब कि समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। इसके अलावा सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ पर एक दो पार्टियां नहीं है, बहुत सारी पार्टियां है। जैसे कि हमारी भाजपा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी है। ये सब पार्टियां ही हमारी पार्टियां जो है, ये सब हमारे देश के लिए चुनाव पहले लड़ती है फिर जीतती है। यहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, बस यही इसी का सरकार चलता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जब सोवियत संघ 1991 में टूट जाता है, बोरिस येल्तनिन जो होते हैं हमारे नेताजी, वो क्या करते हैं, वो तो ना 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन के साथ मिलकर ऐसा एक ऐलान कर देते हैं कि अब सोवियत संघ की समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्य में टूटता है। तो 15 गणराज्य कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो उसमें हमारा एस्टोनिया होता है, लताविया होता है, लिथुनिया होता है। ये जो 3 हमारे यहाँ पर कंट्री है, ये तीनों की तीनों बाल्टिक स्टेट है। इसके अलावा रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, ये हमारे इस सेंट्रल यूरोप है। ये हमारे 4। ठीक है, अर्मेनिया, अजरबैजान, अर्मेनिया ऐसे होगा, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये हमारे सेंट्रल एशिया के देश है। उज्बेकिस्तान आपको याद होगा, ताशकंद समझौता। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जिधर हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका राज अभी तक खुला नहीं है। ये चीज़ आपको याद होगा। ठीक है, तो दूसरी दुनिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि दूसरी दुनिया क्या होती है। दूसरी दुनिया का अर्थ होता है जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध होता है, उसके बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी दुनिया का अर्थ होता है जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध होता है, उसके बाद जो पूर्वी यूरोप के देश होते हैं वो सोवियत संघ के अंकुश में आते हैं। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो फ्रांसीवादी ताकतों के चंगुल से उसको आज़ाद करवाता है। जो सोवियत संघ होता है पूर्वी यूरोप के देशों को फ्रांसीवादी ताकतों की चंगुल से आज़ाद करवाता है। इसलिए जितने भी हमारे पूर्वी यूरोप के देश हैं वो सोवियत संघ के अंकुश में आ जाते हैं।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग सोवियत संघ की मुख्य विशेषताओं की ओर आते हैं। सोवियत संघ की जो मुख्य विशेषता है उसमें पहली विशेषता ये है कि विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है वो है हमारा सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, आपको ये लिखना भी है पॉइंट बना बना के। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, कि आप अच्छी तरीके से नहीं तो कम से कम 95% मार्क्स से ऊपर कवर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया जा रहा है उसमें आपको नोट्स मिलेगा, तो आप उसको भी पूरा का पूरा देखिए। तो अपने इसको आगे चलाते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था हमारा सोवियत संघ। ठीक है, इसके अलावा उन्नत संचार प्रणाली, सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ही ज्यादा उन्नत थी और विशाल ऊर्जा संसाधन इसमें था। जो सोवियत संघ था उसमें विशाल ऊर्जा संसाधन भरा हुआ था, जिसमें हमारा खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी जैसे उत्पादन है, ये इसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में भरा हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग सोवियत संघ की एक बहुत ही बड़ी विशेषताओं में से एक है, यहाँ पर पिन से लेकर कार तक का निर्माण किया जाता था। ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर पिन से लेकर कार तक का निर्माण किया जाता था जो सोवियत संघ था उसी के अंदर। आगमन की बहुत ही अच्छी सुविधा थी। ठीक है, यहाँ पर जो आगमन का जो सुविधा था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ करता था। राज्य का स्वामित्व होता था, यहाँ पर राज्य का अर्थ सरकार से। ठीक है, सरकार का स्वामित्व हुआ करता था। सरकार जो थी वो बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। कैसे अच्छी थी? क्योंकि हम लोग विशेषता की बात करें तो यहाँ पर अच्छे अच्छे पॉइंट डालेंगे, क्योंकि गुण बताने हैं हम लोग एक प्रकार से। ठीक है, तो राज्य का बुनियादी जरूरतों की वस्तुएं, ठीक है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, इन सब चीजों को सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता था। इसके अलावा सरकार जनता के कल्याण के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराया करती थी और सभी लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराती थी। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ओके एवरीवन, तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा मिखाइल गोर्बाचेव का। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हम लोग पता क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे इन्होंने कुछ कुछ पॉलिसी भी लेके आए थे, जिसमें वो लोग पेशोतिका और ग्लास नोट्स जैसे मतलब पुनर्रचना और खुलापन ऐसी जैसी पॉलिसी लेके आए थे। मतलब आर्थिक सुधार, आर्थिक राजनीतिक सुधार करने के लिए ये पॉलिसी लेके आए थे, इसलिए हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के अंतिम अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव जी थे, जिनका अगर टाइम पीरियड को देखा जाए तो 1985 से 1991 के बीच इनका टाइम पीरियड चला है। इसके अलावा इन्होंने पिछले सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास भी किया था। जो पिछला सोवियत संघ है उसमें सुधार लाने का प्रयास भी मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था और पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने का प्रयास भी किया था। मतलब अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। ठीक है, इसके अलावा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का भी प्रयास किया गया था। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का भी प्रयास किया गया था। ये सब चीज आपको याद रखना है। लेकिन इसका विरोध क्या होता है? इसका विरोध किया जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध कौन करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं ना, वो मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध करते हैं। ठीक है, सुधारों की नीति कामयाब नहीं हो पाती है, बल्कि और उल्टी पड़ जाती है। जो सुधारों की नीति होती है ना, उनकी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की नीति है, जिसमें पेशोतिका और ग्लास नोट्स शामिल है। पेशोतिका क्या होता है? पुनर्रचना, मतलब कि राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधारों पर इसमें बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में इन सब के सुधार, इस सब के सुधारों पर हम लोग बल देते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, और ग्लास नोट्स क्या होता है? खुलापन, मतलब कि नागरिकों को एक अधिकार दे दिया जाता है कि सार्वजनिक विषयों पर वो लोग खुलेपन से सोच सके। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लास नोट्स। अब हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किस प्रकार की गई थी। तो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा जो थी वो हमारे बोरिस येल्त्सिन के द्वारा, और जितने भी हमारे सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, उसके द्वारा किया गया था। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे 1991 के दिसंबर महीने में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में घोषणा कर दी जाती है कि अब जो हमारा सोवियत संघ है उसका समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और इसके अलावा विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बन जाता है, मतलब कि CIS बन जाता है। ये हमारा एक न्यू टॉपिक है। इसको हम लोग जब हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर हो जाएगा उसके लास्ट में करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे नए टॉपिक जुड़े हैं उन सबको हम लोग लास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चलेगा। तो उसके बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बना दिया जाता है। UNO में क्या होता है, जो रसिया है उसको सोवियत संघ की जगह पर
5 सदस्यता जो होती है ना, स्थायी सदस्यता देश, उसकी जगह में उसको सीट दे दी जाती है। और सोवियत संघ के अंतर्राष्ट्रीय संधियां की भी जिम्मेदारी जितनी भी होती है, सोवियत संघ ने जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की है उसका, क्योंकि उत्तराधिकारी बन गया है रूस, तो रूस को ही उन सब जिम्मेदारी को थोप दिया जाता है। ऐसा समझो जैसे कि पिता की मृत्यु हो गई तो अब उसके बेटे को सब कुछ मिल गई है। इस तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि उसका उत्तराधिकारी क्योंकि रूस बन जाता है। अब हम लोग सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या हमारे कारण थे, क्या क्या हमारे कॉजेस थे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि सोवियत संघ जो था वो क्यों टूटा, क्या रीजन था उसका। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सका। जितनी भी सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थानें थी वो अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से जितनी भी लोगों की आकांक्षाएं थी उसको पूरी नहीं कर पाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा संसाधनों का बहुत ही गलत प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, परमाणु हथियारों पर, फिर उसके बाद अपने पिछले देश के विकास के लिए, इन सब चीज़ों पर तो ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो इसके कारण संसाधनों का गलत प्रयोग किया जा रहा है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है, इकोनॉमिक पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। अगर दबाव पड़ेगी तो इसके कारण क्या होगा, सोवियत संघ का विनाश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही चीज़ हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के प्रति बहुत ही गलत प्रचार किया जा रहा है। पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार ये हो रहा है कि ये तो ना क्या कर रहे हैं, कई सालों से सोवियत संघ के लोगों को ये कहा जा रहा है कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सोवियत संघ विकास नहीं कर रहा है, सच्चाई ये नहीं है। सोवियत संघ और पिछड़ रहा था। इसके कारण क्या होता है, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से आघात पहुंचता है, मनोवैज्ञानिक रूप से एक चोट पहुंचती है कि हम लोग को एक प्रकार से बताया जा रहा है उल्टा। ठीक है, हम लोग को सही चीज़ नहीं बताई जा रही है। अब हम लोग अपने 4th पॉइंट पे आते हैं, जो है हमारा गोर्बाचेव की सुधारों की नीति। जो गोर्बाचेव है उसकी सुधारों की नीति क्या है, वो अर्थव्यवस्था पे सुधार लाना चाहते हैं। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया तो जनता का एक तबका ये कहता है कि गोर्बाचेव जो है बहुत ही स्लो, मतलब कि धीरे से विकास कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में ये होता है कि गोर्बाचेव को समर्थन ही नहीं मिलता, किसी का समर्थन नहीं मिलता, मतलब कि ना ही जनता का समर्थन मिलता है, ना ही किसी पार्टी की समर्थन मिलती है। तो यही था हम लोग का लास्ट टॉपिक अभी रहेगा। उसके बाद हमारा एक और पार्ट आएगा, उसमें भी अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे एडिट टॉपिक है, जिसमें हम लोग एक ध्रुवीय विश्व, मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान खाड़ी युद्ध, CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, ठीक है, जो हमारे डिफेंस मटेरियल में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ये सब आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो आप इस चैनल में बहुत अच्छी तरीके से बने रहिएगा। 21वीं सदी का अरब स्प्रिंग, मोहम्मद बावजीजी की जो स्टोरी है उसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ आपका हो गया, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो किस तरीके की बनी। धन्यवाद।